तो नक्श लालपुरी ने ये कहा कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो पप्पी लहरी हैं। ये नाम सुनते ही रफ़ी साहब की पेशानी पे चंद शिकने नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी है तो मैं शायद इस गाने को नहीं गा पाऊंगा। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उस आदमी की ये बात पसंद नहीं आई कि एक दफ़ा मुझे मेरे साथ उसने एक शरारत की थी। और वो शरारत ये थी कि सिप्पी साहब की कोई फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे। सारी बातें मुझसे तय हो गई, सारे मामला तय हो गए, लेकिन मुझे खबर किए बिना उसने वो गाना किसी और से गवा लिया। सभी देखने वालों की खिदमत में मैं जावेद नसीम अपना आदाब, सलाम, नमस्कार और सत श्री अकाल पेश करता हूँ। और आज आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ। यूँ तो रफ़ी साहब के बारे में मशहूर है कि रफ़ी साहब बड़े सीधे इंसान थे, बड़े सच्चे इंसान थे। बल्कि यूँ कह लीजिए कि उनके अंदर खुदा ने सारी बातें एक फ़रिश्तों जैसी डाल दी थी। बड़े फ़रिश्ता सिफ़त और नेक इंसान थे, लोगों का बड़ा ख़्याल रखते थे, फ्री में गाने गा देते थे, लोगों की बड़ी मदद करते थे। गोया इस तरह की बहुत सारी बातें जो मशहूर है, उन बातों में एक बात बड़ी मशहूर थी कि रफ़ी साहब को दुनियादारी का बिल्कुल कोई भी तजर्बा नहीं था। और मैंने हमेशा इस बात को मानने से इनकार कर दिया कि रफ़ी साहब को दुनियादारी का तजर्बा नहीं था। जिस इंसान को दुनियादारी का तजर्बा न हो, वो 35 सालों तक बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री पे किस तरह से किसी शहंशाह की तरह से राज कर सकता है, आप खुद सोच कर देखें। इतना जरूर है कि रफ़ी साहब ने सारी बातों को देखते हुए, समझते हुए अपनी उस नूरानी मुस्कुराहट से हर गम को भुला दिया, हर वार सह लिया और हर तरह के प्रॉब्लम का, मसले का उन्होंने उसी मुस्कुराहट से न सिर्फ ये कि सामना किया, बल्कि जहां जहां पे ज़रूरत पड़ी उन्होंने बिल्कुल खुद को साबित कर दिया। और इतना साबित किया कि जो लोग उनके मुखालिफिन थे, उनकी जड़ें काटते थे, उनकी बुराइयां करते थे, वो भी रफ़ी साहब के सामने सर झुकाकर खड़े हो गए। आज एक वाकया लेकर मैं आया हूं जिससे आपको ये पता चलेगा कि रफ़ी साहब दुनियादारी को अच्छी तरह से समझते थे, लोगों के छल को अच्छी तरह से समझते थे। जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, इस बात का जिक्र जनाब नक्श लालपुरी ने किया, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने गीतकार थे, जिन्होंने रफ़ी साहब के लिए भी बड़े खूबसूरत खूबसूरत नगमे लिखे। उन्होंने एक मौके पे बताया कि रफ़ी साहब का जिक्र क्या करें। पहली बात तो ये है कि इंसान बहुत ही आला फनकार थे और बड़े ही नेक इंसान थे, यानी कि वही बातें जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है। लेकिन उन्होंने एक जिक्र ये भी किया कि एक बार की बात है कि कोई फिल्म किसी नए प्रोड्यूसर की लॉन्च हो रही थी और उसमें मुझे गीतकार की हैसियत से लिया गया था और संगीतकार की हैसियत से पप्पी लहरी को लिया गया था। जब सारी बातें तय हो गई तो पप्पी लहरी ने मुझसे कहा कि मैं इसमें एक गाना रफ़ी साहब से गवाना चाहता हूं, आप उनसे बात कर लीजिए। लिहाजा मैं प्रोड्यूसर को लेके बॉम्बे लेबोरेटरीज गया, जहां रफ़ी साहब किसी गाने की रिकॉर्डिंग कर रहे थे। जब उन्होंने मुझे देखा तो बहुत ही गर्मजोशी से मेरा इस्तकबाल किया और पूछा कि कैसे आना हुआ। तो मैंने बताया कि रफ़ी साहब, ये एक नया प्रोड्यूसर है, बजट भी इसका काफ़ी कम है, लेकिन ये चाहता है कि गाना ये आपसे गवाए। तो रफ़ी साहब ने कहा कि हाँ ठीक है, पैसों की कोई बात नहीं है, गा देंगे, लेकिन ये बताइए कि इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर कौन है। यूं ही जस्ट बरसबील तस्करा जिसे हम कहते हैं, वाइल कन्वर्सेशन। तो नक्श लालपुरी ने ये कहा कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो तो पप्पी लहरी हैं। ये नाम सुनते ही रफ़ी साहब की पेशानी पे चंद शिकने नमूदार हुई। उन्होंने कहा कि अगर इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर पप्पी लहरी है तो मैं शायद इस गाने को नहीं गा पाऊंगा। अब तो ये परेशान हुए, प्रोड्यूसर का भी चेहरा उतर गया। तो नक्श लालपुरी साहब ने कहा कि रफ़ी साहब, कोई ख़ास वजह, आप क्यों इनकार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे उस आदमी की ये बात पसंद नहीं आई कि एक दफ़ा मुझे मेरे साथ उसने एक शरारत की थी। और वो शरारत ये थी कि सिप्पी साहब की कोई फिल्म थी जिसमें धर्मेंद्र जी काम कर रहे थे। सारी बातें मुझसे तय हो गई, सारे मामला तय हो गए,
लेकिन मुझे खबर किए बिना उसने वो गाना किसी और से गवा लिया। मुझे इस बात की बड़ी तकलीफ हुई। फिल्म इंडस्ट्री में गाने गवा लेना किसी और से तो बहुत आम सी बात है, लेकिन जब एक बात तय हो गई तो कम से कम उसे लाजिम था कि वो मुझे खबर कर देता, मुझे बता देता कि मैं अब ये गाना किसी और से रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। इसलिए मैं ऐसे इंसान के लिए काम नहीं करना चाहता। तो नक्श लालपुरी साहब ने फिर उन्हें बहुत ही समझाया कि गलती तो उससे हुई है, लेकिन उसकी गलती की सज़ा आप इस बेचारे नए प्रोड्यूसर को क्यों देना चाहते हैं। तो मैं तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि आप इनका गाना गा दीजिए। मानो कि रफ़ी साहब के जहन से सारी धुन छट गई, चेहरा फिर वही मुस्कुरा उठा और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तो फिर मैं इनके लिए मैं गाना गा देता हूँ और ख़ास तौर से आपके लिए गाऊंगा। आप ये बताइए कि रिकॉर्डिंग कब है। तो उन्होंने कहा कि जितनी जल्द हो सके आप रिकॉर्डिंग की डेट रख लीजिए। रफ़ी साहब ने अपनी डायरी देखी और कहा कि हाँ फलां डेट मेरे पास है, मैं फलां दिन आपकी रिकॉर्डिंग कर दूंगा। उस दिन रफ़ी साहब स्टूडियो आए और नक्श लालपुरी साहब का बयान है कि रफ़ी साहब जब आए स्टूडियो तो उनके चेहरे पे माजी की बात का कोई भी मलाल नहीं था, ना ही कोई असर था, और उन्होंने उस गाने को बिल्कुल उसी तरह से गाया, उतनी ही शिद्दत से गाया जो उस गाने की डिमांड थी। अब ये रफ़ी साहब की जो फितरत का एक खास उनका जो खासा था कि वो बहुत देर तक न किसी से नाराज रह पाते थे, ना किसी को इनकार कर पाते थे। लेकिन यहाँ समझने वाली बात यह है कि यहाँ पे क्या उन्होंने बप्पी लहरी की शरकत को नोट नहीं किया या उन्होंने नाराजगी का इजहार नहीं किया। ये और बात है कि उनके गुस्से पे उनका प्यार गालिब आ जाता था, उनकी बलमनसाहत जो है वो गालिब आ जाती थी। जबकि रफ़ी साहब के कहने के मुताबिक वो शरारत ये थी कि सिप्पी साहब की किसी फिल्म में धर्मेंद्र जब काम कर रहे थे और धर्मेंद्र जी के लिए वो गाना रफ़ी साहब को रिकॉर्ड करना था, लेकिन सारी बातें तय होने के बाद भी उस गाने को किशोर कुमार जी से बप्पी लहरी ने रिकॉर्ड करवा लिया और रफ़ी साहब को इसकी खबर तक नहीं की। जब धर्मेंद्र जी ने देखा कि ये गाना किशोर कुमार की आवाज़ में है तो धर्मेंद्र साहब ने इस बात पे एतराज़ किया। उन्होंने कहा कि मुझे तो इस गाने में अपने लिए रफ़ी साहब ही चाहिए। किशोर जी ने बहुत अच्छा गाया है, लेकिन मुझ पे रफ़ी साहब की आवाज़ सूट करती है और मैं चाहता हूँ कि इस गाने को रफ़ी साहब ही गाएं। लेकिन बहरहाल फिर किसी तरह से धर्मेंद्र साहब को रजामंद कर लिया गया होगा, वो तफसील तो मेरे पास नहीं है, लेकिन ये जानकारी नक्श लालपुरी साहब के ज़रिया मिली। अभी हालिया मैं उनका एक वीडियो देख रहा था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं इस बात को आप लोगों से शेयर करूं, और मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जिनके तवस्सुत से ये वीडियो मैं देख पाया। बात अच्छी लगी, प्यारी लगी, रफ़ी साहब से ताल्लुक़ रखती है, लिहाजा मैंने ये बात आप लोगों के सामने भी कहा। नक्श जी ने एक और बात का भी जिक्र किया कि रफ़ी साहब जो थे इतने सखी थे, उनकी सखावत का ये आलम था कि तकरीबन 15 फैमिलीज़ की वो कफ़ालत करते थे माहाना कुछ रकम देकर, और वो जो पैसे होते थे वो एक लिफाफ में रख के वो दे दिया करते थे खुद अपने हाथों से, और किसी को आज तक ये नहीं पता चला कि वो फैमिलीज कौन थी या उन लिफाफों में किसके लिए कितनी रकम होती थी। ये बात मैंने आज से बरसों पहले 1980 के आसपास भी पढ़ी थी, जब एक मैगजीन में रफ़ी नंबर में ये जिक्र खास तौर से किया गया था कि महीने की पहली तारीख को उनके ड्राइंग रूम में एक टेबल पर चंद लिफाफ रख दिए जाते थे। हर शख्स आता था, अपने नाम के लिफाफ को उठाता था और चला जाता था, लेकिन किसी को ये पता नहीं था कि किस लिफाफ में किसके लिए कितनी रकम रखी गई है। ये थे हमारे रफ़ी साहब। आज की कहानी यहीं तक, और मुझे लगता है कि ये जो कहानियां हैं छोटी छोटी रफ़ी साहब से जो ताल्लुक़ रखती हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे दिलों में रफ़ी साहब की अज़मत को और ज़्यादा बुलंद करती हैं, क्योंकि ये महज कहानियां नहीं बल्कि हकीकत हैं, सच्चाइयाँ हैं, और हम वो सच्चाइयाँ लेकर ग्रेट लेजेंड के माध्यम से आप लोगों के सामने आते हैं। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबकी खिदमत में मैं अपना सलाम पेश करता हूँ। खुदा हाफिज़, शब बख़ैर, नमस्कार।